गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर आप सभी का एसएससी स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1B पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इससे पहले हम प्रश्नावली 1A से लेकर के 1B तक, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है वहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको आज 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, और उसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है आज का जो यह लेक्चर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी संख्या दी गई रहेगी, जैसे यहाँ पर 6 घात n दिया है, बोला है कि 0 पर समाप्त होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 6 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब जरा आप हमको यह बताइए, क्या 6 का यदि हमने अभाज्य गुणनखंड करने पर जो गुणनफल हमारा आया है 2 गुणे 3 आया है, इसमें 5 कहीं मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब 5 यदि मौजूद नहीं होगा, जो भी संख्या दी गई रहेगी उसमें, तो यह जो n है वह 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि 6 टू द पावर n जो दिया है, यह n का जो वैल्यू है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका यदि गुणनफल के रूप में लिखेंगे उसको, तो इसमें 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब जो यहाँ पर 6 के घात n है यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, इतना होता है। अब उसके बाद लिखेंगे 6 घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घात n, यानी 6 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 3 तो लिख सकते हैं। अब इसके घात n है तो हमने इसके घात भी n लिख दिया इस तरह से। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 6 के अभाज्य, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ठीक है, यहां तक ऐसे लिख लेंगे कि 6 घात n है, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका पावर कितना हो गया, n हो गया। उसके बाद आपको हमने अभी बताया था कि यदि n जो है 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 5 आना चाहिए। तो 5 इसमें कहीं मौजूद नहीं है, वही हमने लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। और लिखने के बाद देखेंगे कि 6 घात n जो है का 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यहां तक आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से यदि आप लिखेंगे, क्योंकि इसके गुणनफल में केवल, यानी कि जो 6 का आपने गुणनफल किया है, गुणनखंड किया है, तो लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनफल में, अभाज्य गुणनफल में 5 नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे कि क्योंकि जब आप 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 क्या है, उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब उसमें आया ही नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अतः 6 घाते n में
ठीक है, 6 घातीय n में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। 6 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि जो 6 के घात n है, क्वेश्चन में बोला गया कि n जो है, यानी कि n जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त तभी होगी जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 5 आना चाहिए। ठीक है, तभी यह घात जो है n वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 की घात n, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया है 2 गुणे 3 है, इसमें 5 कहीं मौजूद है नहीं है, ये हमने इसी को लिखा है। ठीक है, तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, अतः 6 घात n में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 5 मौजूद नहीं है। आप इस तरह अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11, इस तरह से वैल्यू सब दिया गया है। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। आपको व्याख्यायित करना है, क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आपको बताना है कि मतलब यह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं। इसको लेके सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, हमारा कॉमन क्या होगा, 7 गुणे 11 गुणे 13, यहाँ से एक वैल्यू हो गया और यहाँ पर एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 13 हमारा कॉमन हो रहा है, यानी कि 13 यहाँ पर भी मौजूद है और 13 यहाँ पर भी मौजूद है, तो 13 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। जब 13 यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 यहाँ से बचा, 13 यहाँ से कॉमन है ऑलरेडी, और प्लस उसके बाद क्या बचा यहाँ पर 13 के स्थान पे कितना बचेगा 1, क्योंकि 13 यहाँ से क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 हो गया कोष्टक में, 11 का आपको टेबल पढ़ना है 7 का, 7 एक रंजन होता है 77 प्लस, और यहाँ पर कितना बचा 1, तो हो जाएगा 13 कोष्टक में 77 और 1 कितना होता है 78, तो लिखेंगे 77 और 1 78। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस कोष्टक को हटाना है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा करके गुणा कर देना है। ठीक है, तो 13 गुणे ये हो जाएगा 78, 13 का गुणा 78 में करना है। ठीक है, तो गुणा करके देखते हैं, ये हो जाएगा 78 गुणे 13, 3 अठे 24 को 4 और 3 सते 21 और 2 हो जाएगा 23 इंटू 1 अठे 8 1 सते 7, 4 8 3 11 को 1 7 2 9 और 1 10, 1014 यहाँ पर आ जाएगा। जरा बताइए आप, क्वेश्चन बोला गया कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आपको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 1014 जो है देखिए 2 से भी कैंसिल आउट होगा, 3 से भी होगा, ठीक है, 1 से भी होगा, तो इस तरह से यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, यही आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अतः 1014 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका जो पहला जैसे कि रोमन का फर्स्ट है यह कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब जरा बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक वैल्यू है और उसके बाद यह वाला वैल्यू जो है ये दूसरा वैल्यू है। ठीक है, यानी ये दूसरा पार्ट है, इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी कितना है 5 है, तो 5 तो ऑब्वियसली आराम से कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे 5। अब जरा देखिए कोष्टक में बचता क्या हमारा, 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पर कितना बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन है, तो कितना बचेगा इसके स्थान पर 1 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 हो गया कोष्टक में,
इन सब का टेबल हमको पढ़ के यानी कि गुणा कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से गुणा करते हैं, 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 छका होता है 144। कितना होता है? 24 छका 144। 144 का गुणा अभी भी साथ में हमको करना है, 144 गुणे 7 प्लस यहाँ पर कितना बचा? 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 कोष्टक में 144 का गुणा 7 में करना है, 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 को 8, कैरी कितना होगा? 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया? 30 को 0, 7 एकम 7 और 3 10 प्लस 1, 5 हो गया कोष्टक में 1008 और 1 कितना हो जाएगा? 1009। अब 1009 में 5 का गुणा कर देना हमको, तो 5 9 45, 5 0 0 और 5 एकम 5। यह संख्या आपकी क्या है? आपसे बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो अभी हमने आपको कारण बताया कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यह जो 5045 है आपका, ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? अतः आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, इसको आप भाग करके चेक कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 5045 जो है भाज्य संख्या है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा एक बार कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करने के बाद जितना बचता है गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जब इस तरह से आपका वैल्यू आएगा तो आप इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हैं कितने कितने अंक से यह वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कट रहा है, ठीक है। बस चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा खेल का मैदान है वह वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का, हमने इस तरह से मान लिया। आप कोई भी मान सकते हैं किसी भी आकार का, यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया कि खेल का मैदान किस आकार का है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा खेल का मैदान है वह एक वर्ग के आकार का है, A B C और D, इस तरह से हमारा वर्गाकार खेल का मैदान है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वर्गाकार खेल के मैदान के चारों तरफ यानी इस तरह से एक वर्गाकार के वृत्ताकार क्या है? एक मार्ग है यानी कि रास्ता है, ठीक है। इस यानी कि जो खेल का मैदान है इस मैदान के चारों तरफ क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है इस मैदान का एक चक्कर, यानी कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि यक्स एक हमारा पॉइंट हमने लिया यहाँ से, तो सोनिया को यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में यानी एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। यानी सोनिया कोई लड़की है, अगर इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। अब फिर बोला है कि उसी क्वेश्चन में कि यदि रवि इसी मैदान का एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको कितना लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि यदि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय यदि दौड़ना प्रारंभ करें तो कितने समय के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे? कितने समय पश्चात वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि जो प्रारंभिक स्थान था उसी जगह पहुंच जाएंगे? क्वेश्चन में ऐसा बोला है आपसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि यह खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग है जिस पर सोनिया एक बार दौड़ती है तो वह एक चक्कर जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है, और इसी खेल के मैदान को यदि रवि एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको 12 मिनट लगता है। क्वेश्चन में यह बोला गया है यदि दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में एक ही समय यदि दौड़ना प्रारंभ करें तो कितने समय पश्चात जो है कि वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने यानी पूरा करने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, सोनिया यदि एक चक्कर पूरा करती है तो उसको पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। उसके बाद लिखेंगे रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय
12 मिनट लगता है। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यदि एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे इसलिए दोनों समयों का एलसीएम ठीक है, तो लिखेंगे 18 कामा यहाँ पर कितना है 12, दोनों का हमको निकालना पड़ेगा लसअ। तो लिखेंगे यहाँ पर 18 बराबर 18 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में तो क्या कर सकते हैं, तो 18 को देखिए इस तरह से लिखेंगे, 2 से जब करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो एक बार, यानी 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद जब 12 को करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। हमको निकालना है यहाँ से एलसीएम, तो लिखेंगे अतः लसअ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ से तो मैच कर रहा है, इसको लिख देंगे 2। उसके बाद 3 यहाँ से मैच कर रहा है, इसको लिख देंगे 3। अब लसअ में क्या करते हैं, जो मैच करता है उन दोनों को तो लिखते ही है, जो मिलता नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 बच गया, ये तो मिल नहीं रहा है, इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 3, सबका गुणा कर लेते हैं, 2 3 6, 6 गुना के 12, और 12 3 कितना होता है 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, अतः 36 मिनट पश्चात सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, जिसमें कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। यदि उसी खेल के मैदान के जो चारों तरफ पथ है, जो रास्ता है, उसी रास्ते को यदि एक चक्कर कंप्लीट करना है रवि को, तो वह 12 मिनट का समय लेता है। तो बोला गया क्वेश्चन में कि यदि उस जो पथ है, उसी पथ के एक बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर यदि सोनिया और रवि यदि एक चक्कर लगाना चाहे तो कितने समय पश्चात जो है कि वह प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सोनिया और रवि जो है, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए दोनों समयों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब ये होगा कि सोनिया और रवि जो है 36 मिनट पश्चात अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यह 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 से पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो जाए, जिस कुछ समस्याओं की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया x, उसके बाद है इसका दो फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, एक है 3 और दूसरा कितना है 195। उसके बाद है 195 का दो फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, एक है 3 और एक दिया गया है y। उसके बाद है y के दो फैक्टर यहाँ पर दिए गए हैं 5 और इसके बाद दूसरा दिया गया है 13। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं इस y का। हमने आपको भी कल ही बताया था क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। y का यहाँ पर दो फैक्टर दिया गया है, इसका मतलब यदि दोनों फैक्टर का आपस में हम गुणा कर देंगे तो यह वैल्यू हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 5 गुणे 13 या 13 गुणे 5, ये हो जाएगा 13 पचे 65। तो y का वैल्यू तो यहाँ पर आ गया 65। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 195 के दो फैक्टर यहाँ पर दिए गए हैं 3 और 165 यहाँ पर। यदि 65 का गुणा 3 में आप कीजिएगा तो 195 आपका आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हमको निकालना है। किसका वैल्यू? x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका दो फैक्टर दिया गया है 195 और 3। यदि हम 3 और 195 का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो यह x का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे 195 गुणे 3, तो गुणा करते हैं 3 पचे 15 को 5, 3 9 27 और 1 28 को 8, कैरी 2 हो गया, 3 एकम 3 2 5, तो 585 यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 585। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। तो यह क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। x का वैल्यू 585 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 65। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है यह कंप्लीट हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर जो था आपका 10 बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बताया, उसी बेस पे आप क्वेश्चन को लगाएंगे कॉमन लेकर के। यहाँ से आप कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद जो वैल्यू बचता है उसका गुणा कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो पूछा गया कि भाज्य कि अभाज्य, ये आपको बताना है। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों है तो आप बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर लिखा गया इस तरह से x, उसके बाद यहाँ पर इसका दो फैक्टर दिया गया है, एक दिया गया है 2 और दूसरा दिया गया है 3381। ठीक है, अब उसके बाद 3381 का यहाँ पर दो फैक्टर दिया गया है, एक दिया गया है 3 और दूसरा दिया गया है y। उसके बाद y का यहाँ पर दो फैक्टर दिया गया है, एक दिया गया है 7 और एक दिया गया है 161। उसके बाद यहाँ पर 161 का दो फैक्टर दिया गया है, एक दिया गया है यहाँ पर 7 और दूसरा दिया गया है z। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू दिया गया है। अब यदि हम आपसे यह पूछें कि हमको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा, इन तीनों का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से अगर निकालेंगे z का वैल्यू, अगर हम 7 गुणे z बराबर 161 लिख सकते हैं, क्योंकि 161 का तो दो फैक्टर यहाँ पर है, तो हम यहाँ से निकालेंगे थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो x लिखेंगे, x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर x का यहाँ पर दो फैक्टर दिया गया है 2 और 3381। यदि इन दोनों का आपस में हम क्या कर लेते हैं गुणा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे 3381 गुणे 2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 8 24, 2 8 16 को 6 हो गया, कैरी 1, 2 3 6 और कितना हो गया 7 और 2 3 6,
6762 इस तरह से आपका यक्स का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद वाई का वैल्यू निकालना है। यदि वाई का वैल्यू हमको निकालना है तो लिखेंगे वाई बराबर, देखिए वाई का भी दो फैक्टर दिया गया है 7 और 161। तो हमने अभी आपको बताया कि 7 और 161 का यदि गुणा कर देंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे 161 गुणे 7, ये हो जाएगा वाई बराबर 7 एक कम 7 हो गया, 7 6 42 को 2 कैरी 4 हो गया, 7 एकम 7 4 11, यानी कि 1127 जो है वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमको किसका वैल्यू निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे जेड बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं जेड बराबर 7 और जेड। ठीक है, 161 का दो फैक्टर दिया गया है, 161 का 7 और जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे 161 बराबर 7 गुणे जेड, क्योंकि इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे जेड बराबर 7 यहाँ पर गुणा में धरा के क्या हो जाएगा भाग, 161 बटा के 7, तो हो जाएगा जेड बराबर 161 में 7 का भाग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 दूनी के 14, यहाँ बचा कितना 2, कितना हो गया 21, 7 तरीके 21, तो जेड का वैल्यू निकल गया 23। लिखेंगे अतः यक्स बराबर, यक्स का वैल्यू कितना है 6762, वाई बराबर कितना है 1127 और जेड बराबर कितना आ गया 23। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा उत्तर है यक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। तो फ्रेंड्स ये है आज के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था मैंने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। तो चलिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।